गुड आफ्टरनून टू ऑल। मैं सौरभ गुप्ता वेबिनार में प्रतिभाग करने वाले सभी पैनलिस्ट एवं प्रतिभागियों का इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ गुड मैनेजमेंट की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वेबिनार में अपने स्वानुभव एवं विचारों को साझा करने के लिए हमारे साथ देश के अलग अलग प्रतिष्ठित संस्थानों से पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। इसी क्रम में हमारे साथ डॉक्टर देवलीना मित्रा अपने अनुभव एवं विभागीय योजनाओं को साझा करने के लिए जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर मित्रा वर्तमान में डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी में असिस्टेंट कमिश्नर के रूप में कार्यरत हैं। इसके पूर्व डॉक्टर मित्रा लगभग 5 वर्ष एनिमल रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और 2 वर्ष लगभग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी में भी कार्य कर चुकी हैं। इसी क्रम में हमारे साथ आगा खान फाउंडेशन की सीईओ मिस टिनी साइनी जी भी आज इस विषय पर अपने अनुभवों को साझा करने के लिए जुड़ी हुई हैं। मिस साइनी को ग्रामीण भारत में सतत आजीविका विकास पर कार्य करने का अनुभव लगभग 30 वर्षों से अधिक का है और उन्होंने छोटे किसानों के लिए कृषि व पशुधन विकास जैसे मूलभूत मुद्दों पर बड़े पैमाने पर कार्य किया है। इसके अतिरिक्त सी टिनी जी ने जेंडर इश्यूज पे भी काफी कार्य कर रखा है। मिस टिनी इसके पूर्व यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन साउथ एशिया प्रो पुअर लाइव स्टॉक पॉलिसी प्रोग्राम व द डेनिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट असिस्टेंट और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के लिए भी कार्य कर चुकी हैं। अगले पैनलिस्ट के रूप में अपने अनुभवों को साझा करने के लिए हमारे साथ वर्ल्ड विजन इंडिया के प्रोग्राम टेक्निकल हेड डॉक्टर जेम्स नील देवस्वाम हैं। डॉक्टर नील लगभग विगत 27 वर्षों से देश में विभिन्न डेवलपमेंट इनिशिएटिव के माध्यम से गरीबों की सेवा में वर्ल्ड विजन के साथ कार्य कर रहे हैं। आपके पास पिछड़े समुदाय के साथ कार्य करने, परियोजना प्रबंधन, माइक्रो फाइनेंस, आपदा के समय आर्थिक सुधार कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाने का एक वृहद अनुभव है। साथ ही साथ आप एशिया महाद्वीप के लिए आजीविका कार्यक्रम विकास व का कार्य भी डॉक्टर नील द्वारा किया गया है। अगले पैनलिस्ट के रूप में हमारे साथ इब्तिदा संस्था के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री राजेश सिंह जी हैं। श्री सिंह जी 1992 में प्रदान के साथ कैरियर की शुरुआत करने के उपरांत 1997 में इब्तिदा संस्था का गठन किया। श्री राजेश जी के पास सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को डिजाइन व प्रबंधित करने, सामुदायिक संस्थानों को बढ़ावा देने, एसएसजी आधारित सूक्ष्म वित्त, आजीविका, महिला सशक्तिकरण, लड़कियों की शिक्षा एवं सशक्तिकरण कार्यक्रम को प्रबंधित करने का एक वृहद अनुभव है। श्री राजेश जी राजस्थान में एसएसजी आजीविका आंदोलन में एक सक्रिय भूमिका में भी शामिल रहे हैं। श्री राजेश जी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इब्तिदा संस्था के होने के साथ साथ साधन और सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस के बोर्ड में कोषाध्यक्ष व द गोट ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी भी हैं। अगले पैनलिस्ट के रूप में हमारे साथ द गोट ट्रस्ट के ट्रस्टी और एडवाइजर श्री उज्जवल कुमार सरकार जुड़े हुए हैं, जो अपने स्व अनुभवों को हमारे साथ साझा करेंगे। श्री सरकार संस्था की प्रारंभिक अवस्था से ही संगठन के साथ हैं और श्री सरकार को लगभग 20 वर्षों का विकास क्षेत्र के विभिन्न आयामों जैसे कृषि, पशुपालन, उद्यमिता, माइक्रो फाइनेंस व कैपेसिटी बिल्डिंग का एक वृहद अनुभव है। वेबिनार की शुरुआत में मैं श्री मानिक चौधरी जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे आज के विषय पर कुछ प्रकाश डालते हुए अपने अनुभवों को हमारे बीच साझा करें। श्री चौधरी वर्तमान में द गुड ट्रस्ट में प्रोग्राम डायरेक्टर पार्टनरशिप के रूप में कार्यरत हैं और श्री चौधरी को विगत 25 वर्षों से विभिन्न डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में कैपेसिटी बिल्डिंग, प्रोग्राम हैंडलिंग, माइक्रो फाइनेंस, रूरल लाइवलीहुड प्लानिंग के क्षेत्र में एक अच्छा खासा अनुभव है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा श्री मानिक चौधरी जी से कि वो अपने अनुभवों को और एक पीपीटी के माध्यम से यहाँ पे हमारे साथ साझा करें। श्री मानिक चौधरी जी। धन्यवाद सौरभ। और हमारे साथ अभी डॉक्टर नील जुड़ेंगे जल्दी, तो वो जल्द जुड़ने वाले हैं। और मानिक जी अपने अनुभव का
साझा करेंगे प्रेजेंटेशन के बाद। गुड आफ्टरनून। मैं मानिक चौधरी हूँ और COVID-19 has created major large crisis over the world. In our country, India, lots of people have lost their job, and the people living in Bihar, Uttar Pradesh, Rajasthan, who have been migrated for their livelihood, they had to come because they had lost their jobs. In this situation, उनके नेटिव प्लेस में भी जॉब का हेवी क्राइसिस हो गया और इस दौरान द गोट बेस्ड लाइवलीहुड्स इस सिचुएशन में इन दिस सर्कमस्टेंसेस गोट बेस्ड लाइवलीहुड्स can play a major roles because the primary investment in the goat based livelihood is very low, so poor people can enter in this business. At the same time, goat can be sold, and at the same time it ensures nutrition security of the family members of the poultry community. In this context, livestock business में पशु सखी can work as a business counsellors. He provides those prices. So, since their price is reasonable, lower, the poor can afford these services. If we look at the target of the production of meat and milk, the livelihood business is having huge potential. Almost 3 lakh crores is having the potential of business of this livelihood sectors. There are 6.5 lakhs of villages in our country. If 30% of villages are potential for the goat-based livelihoods, it will need almost 2 lakhs of Pasu Sakhis, and these Pasu Sakhis will cover around 1 crore of farmers. So huge farmers is required. The Goat Trust is having vast experience to promote Pasu Sakhis. It has promoted 11,000 Pasu Sakhi, a large number of organizations managed by the producer. In order to harness the potential of the business, organization has taken following strategy. One is PS cadre institutionalization. Second is incubation support for value chain linkages. Third one is formation of farmer production FPO. In Pasu Sakhi institutionalization is selection. The second one is intensive capacity building of Pasu Sakhi. Third one is performance evaluation against indicators. In the Pasu Sakhi selection, the goat farmer selects Pasu Sakhi. Goat farmer selects Pasu Sakhi anomen to work as a Pasu Sakhi, and Goat Trust trained these women. The training has been conducted in 2 phases. One is 5 days residential training, 5 days residential, another is 4 days residential training. In between, after the first training, the Pasu Sakhis has been asked to work in the field for the 90 days. After 90 days, they have been called for the interview training. This training is called refresher training. In the refresher training, they share the experiences of the field, the problem they suffered in the field,
and the subject matter specialists help them to sort out these problems they faced in the field. Another, the organization always evaluate the performance of the Pasu Sakhi. For this, it has it assess, evaluates the performance of Pasu Sakhi at the regular interval. There are three major problems in the goat-based livelihoods. One is unavailability, and the second one is unavailability of feed, less accessibility of feed. Hello. 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 Yeah, we can hear, but I think there's a problem with the connectivity. So, मानिक जी थोड़ा सा आप चेक करेंगे, आपकी ना आवाज नहीं सुनाई दे रही. Thank you. I am Neil here from World Vision. Okay. We are looking into it. Yeah. Okay. Thank you. But I'm really happy. This is Tini here from the Aga Khan Foundation. A very warm welcome. I am so happy to see the number of participants. There are 107 participants on this. This just shows the interest in the Pasu Sakhi model. So it's very heartening. हम के लिए भी बहुत heartening है कि इतने सारे लोग जुड़े हैं और आप बहुत attentively सुन रहे हैं. We are a bit looking into the audio. Pasu Sakhi provided rules. Now, it's still not clear, Manik. I think because of the connectivity, I think. Yeah, there is some network problem. A net issue. Yeah, you have options of one or two. You can close one and start another. Okay. The sound is not yet clear, Manik. So I think you'll have to check it again. It's not clear. It's breaking. Yes. I think we should move to another presentation. We can, and later Manikji can complete his presentation when the network is a bit better. It's very unfortunate, but I think that will help. Yeah, we can give the option immediately after when he's connected well. Exactly.
Yes, Saurabh, are you there? Saurabh? Saurabh? Next is breeding services. The community, the Pasusaki provides breeding services. Sorry, you'll have to speak louder, please. One is works in the forward linkages. Processing and marketing of wide range of products. Saurabh, I'm Sanjeev here. I would like Saurabh to do it. I think we need to complete it, and Manikji has some network problem. Saurabh, can you take it up? Saurabh, are you there? Saurabh? Ujjwal, ask Saurabh to do it. Time is running out. हेलो हाँ सौरभ आप करिए ना क्या हेलो सौरभ सौरभ प्लीज कंटिन्यू इट होस्ट चेंज कर लीजिए सौरभ इसको हाँ सौरभ इसको कंटिन्यू करते रहो यार चला दो Hello. Let's continue. It's clear, yeah. So good to provided support in the wide range of products. These products are good meal based soaps. Products and manual provides large number of employment. Return on the investment. The development of Pasusaki approximately 1 lakh Pasusaki Sorry, it's not clear, now. The voice is not clear. So if, I think someone else perhaps should speak and walk through the presentation because Yes. it's not clear. We can come back to this, actually. Yeah. We can come back to the presentation. Okay, that we can do. So can we start with Dr. Devolina?
Sure, we can. Yeah, sure. I think we first need to stop this screen sharing. Yeah. Then I can start with my presentation. Please close this presentation so that, yeah. हेलो, अभी आवाज आ रही है? Hello. Yeah. Am I audible? Yeah, yes, sir. Yes. Good afternoon, everybody. This is Dr. Debolina. I'm from Department of Animal Husbandry and Dairying. I'm basically a veterinarian with MBSc. I'm from West Bengal. I work there as a veterinary officer. Today's topic, this Pashu Sakhi, I'm not working with them, but I have worked with them in field. And now I'm working in Krishi Bhavan in Government of India. Am I audible? Yeah. Yes, Debolina, we can hear you well. Yeah, please go. Thanks. So today's topic, we are working with Pashu Sakhis. From a veterinarian's point of view, nowadays total number of registered veterinarians in our country is approx 65,000. And total number of livestock we are dealing with, that is 535.78 million. Means it's as per our this 2019 20th livestock census data, which shows a 4.6% growth over the last census, 2012 census. So, and this livestock, number of livestock, it excludes total poultry population, which is another 851.81 million. Means in India, we are dealing with a huge number. I apologize in comparison with Sanjeev ji's presentation. My presentation is very sketchy and no picture, nothing. I will just explaining my points. So this livestock, this contains bovine, goat, sheep, pig, etc. And this supposed to be looked after by this 65,000 odd veterinarians, which is, if we go by the number, it is very less. And now come the point when we see this human health is doing this, animal health should do this thing. Now we are seeing in the field lots of zoonotic diseases, emerging diseases are coming up. So to combat those zoonotic diseases, the human health component and animal health component are almost comparable or equal. And already human health sector, throughout the nation, they are this Pashu Sakhi concept, the concept, which is equal to Pashu Sakhi concept in animal husbandry sector, is already there in practices. Like there are nurses and midwives and ASHA workers. The largest, highest success we have seen in recent past in human health of India, that is eradication of pulse polio. The ASHA workers are one of the, or we can say the main success components there. There are Anganwadi workers for human health. All these people, along with the doctors, that too allopathic, Ayush, homeopathic, they are working for the human health sector. When we look at animal health sector, we barely have this support staff. And livestock management is always a much, much bigger term than animal health. So if we see 4 pillars of animal husbandry or livestock management, first is feeding or animal nutrition. Generally, when we see, it's called breeding, feeding, weeding, and heeding. If we explain here like feeding or animal nutrition, breeding, housing and management, and disease control. And we can use this extra help, the help of Pashu Sakhi or animal health worker in all these parameters for in case of all these pillars. Because animal husbandry is not for the welfare of the animal.
it is basically animal husbandry is for livelihood generation of people. And who are these people? They are often the poorest of the poor, the landless laborer. Even nowadays, we can see after this COVID-19, there is a huge burning issue for India, at least for some Indian states like Bihar, West Bengal, Madhya Pradesh, Rajasthan, lots of migrant workers who had to move to other states for work. They're returning to their own state from where they have migrated because they couldn't find a suitable job to feed their family. So now they're returning. Now after this COVID-19 pandemic, already it's already previously existing opportunities, many opportunities are closing, and now they are returning to the states hungry, then desperate for job. So one of the options they can take, that is animal husbandry, because land size we cannot increase, but the number of people to feed is increasing. So for vertical growth, we always look to animal husbandry. And to help them, these people, to settle down in an animal husbandry model, which is profit generating, we can use this help. Not in animal husbandry only, in most of the sectors, we often see the people who does the most laborious job are the one who get least paid. Like one example, maybe a little out of context, I would like to share. That is Pashmina. Pashmina, we know Pashmina is the hair of Changthangi goat. It's very highly priced. In international market, its price is increasing day by day. Anything made of Pashmina shawl, Pashmina sweater, Pashmina stole, it's very costly. But India has a small area of India, Ladakh, and the Changthang region of Ladakh, above a particular altitude, this goat can be raised, because to produce this particular hair, you need a temperature, cold stimulus, below around minus 20 degree, 10 degree temperature allows this hair to develop. But though the price of Pashmina is increasing, production of Pashmina, it is observed that production of Pashmina is decreasing day by day. But generally that doesn't happen. If price of strawberry or capsicum or goat meat increases, so we see that there is to match the demand, the supply increases. But here the opposite is happening. So when we look into the matter, we find that the people who are actually raising these goats in that harsh climatic condition, they are not any settlers, they are nomads. They graze from one area to another, they go up in summer, they come down in winter. So these nomads, these migrant people, these Changthangi people actually, they are doing the hardest job, raising the pashminas. But once they sell this pashmina wool, raw wool with dirt and all, at a very less price, and it gets processed and then get finer, then get weaved, then worked, and it's being sold in higher price. Whereas the people who are doing the ugliest, hardest job, they are getting paid very less. So that is also a cliche in animal husbandry, access to market. So now, what we can imagine, this Pashu Sakhi or animal health worker, the last mile service delivery personnel, is to bridge the gap. And concept was, as I understand it, Pashu Sakhis are the part of the farming community, of the same farming community, who help us to help them. And the system has to be sustainable in both ways. When we develop it, it has to be good, win-win for the farmers, for the government department, and also for the Pashu Sakhis. Otherwise, some NGOs will create them, and when they will move out of the scenario, they will not sustain. So it has to be developed in such a way, such number of animal health workers for a particular amount of animals, so that he or she can thrive by the earning
he is generating, looking after the population. There are several names are used like animal health worker, community resource person, veterinary, livestock. It can be livestock service provider. It can be Pashu Shakhi. It can be Prani Bandhu. It can Prani Sevi. It can be Prani Mitra, or maybe 1,000 others. So if we come to the law, if we look from the law perspective, so this comes under the minor veterinary services. So a person, animal health worker, a person selected from her own community to provide a set of minor veterinary services required for a given job role as per the provision of Indian Veterinary Council Act. This. And he has to work in direct or distant supervision of a registered veterinarian. And I'm showing the law part also here. This section 30, which Indian Veterinary Council Act, which tells about the minor veterinary services, the explanation, it means rendering of preliminary veterinary aid like vaccination, castration, dressing wounds, such other types of preliminary aid or the treatment of such ailments, etc., etc. Am I audible enough and clear enough? Yes, Nabilina. Yes, Yeah, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. It is audible. Yes, No yes. issue, na? No issue. Please go ahead. Please go ahead. Yeah. Then, if we want to define them, what we can expect a Pashu Shakhi or an animal health worker, it may be a male or a female, who he or she is supposed to do. The care of the animal, obviously, in case of any contagious disease control, prophylaxis, basic first aid service to farm animal and poultry. Veterinary extension service, which is very much important. It goes beyond the normal animal health concept. Awareness generation about prophylaxis. Awareness generation about breeding. Okay, you should breed this animal with this animal. You don't sell your good this prized buck. But after 2 years, just to avoid inbreeding, you should exchange your buck with somebody else. Otherwise, this will happen. This type of input. And extension about everything. What is new thing are coming up? New vaccinations, when the time of vaccination, where to get them, how to do them. There is unlimited thing. If disaster management, if there is a disaster, like the cyclone things are happening, flood things are happening, there are droughts which are slow disaster, what to feed, health related services. We can speak on health related services for 1 hour. Then there is assistance in forward and backward linkages. Backward linkages like from where I should get a good kid, from where should I get a good piglets, and how to raise them, from where to get feed, after how long they should win. This type of, and for forward, we are just in the previous presentation, we are saying the Pashu Shakhis are assisting the farmers in marketing their animals on live weight basis, just to stop that age-old saga of exploitation of farmers. They can be of lots of help, facilitate in getting bank loan. We often get a complaint the government is spending so much money for subsidy and all this, but we are not getting bank loan because of the attitude of the bank. If there is somebody who can act as a coordinator, as a linkage, as a middle helping hand between the bank and the poor farmer, between the bank and the self-help groups, then that will be a boon. Then exploring the marketing channels where they can sell, when they should sell, because before Bakri Eid, before Diwali, or before this type of, or sometimes we see people, they are keeping the animals beyond the age which is profitable. The Pashu Shakhi or a good animal health worker can advise regarding that. Insurance, he can explain them. He or she is one of them. He or she, the Pashu Shakhi, he can reach the farmers much better than ours. And the scope is unlimited. The scope is really,
he or she can do marvelous things. What are the desirable characteristics of Pashu Sakhi? There should be a mind for science, belongingness to the community, compassion for animals, good leadership, and communication and observation skills. And some states we are already saying, some like West Bengal, there is this Prani Mitra, Prani Bandhu concept, and then Prani Sekhis are there from National Rural Livestock Mission. Then Rajasthan also they have in some of the district they are doing this through RDCP and World Bank project. Usme there are some Pashu Sakhis are working there. In one of our project IPPP, Integrated Poultry Productive Project, there through Ajivika they are using this Pashu Sakhi for integration. Madhya Pradesh, we know the very successful example of Jhabua. Their Pashu Sakhis works, and in other states are there, animal health workers are there. They may not be known as Pashu Sakhis. There are vaccinators, there are taggers, there are animal AI workers. I will say that they are more or less different name of the same thing, but the concept may not be explored in entirety in all these states. Like now there is a NADCP, a new scheme for eradication of this FMD has been launched, which needs vaccinator, which needs taggers. That means teaching manpowers, creating manpowers for vaccinators, as taggers. And what after this project is completed, what will be their future? Will they are now also, when the project is running, they will vaccinate door to door, they will tag animal. Well, that is lots of job. But does that give them the full-time earning? What they will do? If then they move to the field, claiming themselves as doctor and treating patients, then that will not be the right thing to do. There are lots of other things are there in the field which they should do, about which they should be trained, and so that they can sustain once this project is completed, and sustain, all of them can sustain, and that also in a rightful manner, not violating the law or rules. They no need of them to treat animals. There are a lot other things to do there for animal health workers. And there are lack of training. I mentioned here, this is just bullet points. There are lack of training. What we see, the Pashu Sakhis are working many places, even in West Bengal, I will say. I was there in their interviews. I have, for when we choose Prani Mitras, there are 2 Prani Mitra for each panchayat. So lots of panchayat. We cannot go by a thumb rule because it depends upon the animal population, have to depend upon the animal population density. So we've met many young ladies, educated ladies, non-educated ladies, not so educated ladies, many who came with Josh and all. Many came maybe because of the pressure of others, but there are many good candidates. We didn't find difficult. In case of many of the panchayats, we don't find the difficulty to choose good quality people to work as Prani Mitras. So Mitra is friend. So, and then they get trained under the nearby veterinary hospitals, under the animal aid centers, and under the BHC and ABHCs, but there are not very structured training modules. And NGOs are doing a very good role. Many NGOs like Goat Trust, okay, they on their own behalf, they're trying to train these Pashu Sakhis. Now there is ASCI, Agricultural Skill Council of India. They came up with a qualification tag for animal health worker. And these are some national occupational standards are there under this qualification pack. There are 8.
Okay, how they will do controlling, restraining on veterinary first aid and implementation of animal breeding services. If the NGOs or the states who are implementing this Pashu Sakhi model, which should be implemented and replicated, can be implemented and replicated in other states also as per their need, they can follow these standards, occupational standards and all, and ultimately the Pashu Sakhi model can go beyond these standards also. So there are these issues, this training, effective training should be there. Then NGOs presence and absence of many factors. What our experience says, when an NGO is present in a particular situation, when they are working with the people to increase their income generation, they create Pashu Sakhi, they create groups, they create marketing groups. When they're directly present, the system works very good. But when they get moved out, very few models are there who still continue to work in that great level. So that's a challenge. And sustainability. We need to train people. We need to find them work that has to be sustainable enough so that other people can follow them. So I think for today, this much I should say, because there are others also. Okay. Big thank you. थैंक्स डॉक्टर मित्रा, आपकी द्वारा साझा की गई जानकारियां उम्मीद है कि हम लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगी, खास तौर पे आपके द्वारा जो कैपेसिटी बिल्डिंग और उनके ऑपरेशनल मॉडल के बारे में बताया गया। इसके अतिरिक्त जो आपके द्वारा गवर्नमेंट वेटरनरी काउंसिल के एक्ट्स हैं जो आपके बताए गए, उम्मीद करता हूं कि हमारे प्रतिभागियों को वो काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। मैं क्षमा भी चाहूंगा प्रतिभागियों से कि बीच में थोड़ा सा तकनीकी व्यवधान के कारण हमारा वेबिनार कंटिन्यू नहीं हो पाया। अब मैं श्रीमती टिनी सहाय जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो अपने कार्य के दौरान अपने समृद्ध एवं फील्ड के वास्तविक अनुभवों को हमारे साथ साझा करें। श्री टिनी सहाय जी, श्रीमती टिनी सहाय जी। शुक्रिया उज्जवल, थैंक यू सो मच सौरभ, एंड बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे आके पशु सखी के बारे में बातचीत करने का मौका मिल रहा है। तो जैसे कि डॉक्टर देवलीना और मानिक जी के भी प्रेजेंटेशन में निकल के आया था कि जो लास्ट माइल डिलीवरी ऑफ हेल्थ सर्विसेज हैं वो पशु सखी द्वारा एक बहुत सस्टेनेबल तरीके से पहुंच सकती है जहाँ पे जरूरत है। अगर हम पशु सखी का मॉडल देखें और भी स्पीकर्स हैं, राजेश जी हैं जो बताएंगे, क्योंकि इब्तदा ने करीब 20 साल पहले ये कॉन्सेप्ट की शुरुआत की थी और उस टाइम क्या नीड था ग्राउंड पे, क्योंकि मोर्टेलिटी बहुत हाई था खास तौर पे बकरियों में, क्योंकि जो वेटनरी सर्विसेज वगैरह थे वो जो वैल्यूबल जानवर हैं, जो दूध देने वाले पशु हैं, बड़े जानवर हैं, उन पे ज्यादा फोकस किया था, क्योंकि वो ही एक जैसे they were quite valuable those animals. So the small livestock जो goats हैं, जो poultry हैं, they were perhaps not receiving that kind of attention. मुश्किल भी था कि जब छोटा जानवर बीमार होता है तो लोग उसको वेटनरी हॉस्पिटल तक लेके जाने में भी दिक्कत होती है। तो ये एक सोच हुई कि क्यों ना एक गांव से ही एक काडर तैयार किया जाए जो ये लास्ट माइल डिलीवरी ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ सर्विसेज के ऊपर फोकस किया जाए। So I think a lot of work has been done in this area and very much aligned जो डॉक्टर देवलीना ने पॉलिसी और जो लीगल फ्रेमवर्क की बात की है, जो पशु सखीज ट्रेन हुई हैं और जो खड़ी हुई हैं, they work on the preventive delivery of services and improved management practices. तो अगर हम थोड़ा अपना काम जो आगा खान फाउंडेशन के काम के बारे में अगर हम बताएं, सो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वी हैव इंश्योर्ड कि जो हमारी पशु सखी है दैट इज
she only works on preventive healthcare, information dissemination, and improved health management practices. We are very much aware that particularly livestock there should not be the indiscriminate use of antibiotics or medicines that are not permitted, because there is also this whole issue that, this is a food product, and this can then go into the food product. So there is also need for us to be careful कि हम पशु सखियों को जब ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये बाउंड्री बड़ी सेट हो कि this is to focus on preventive and information dissemination and extension. So that has been the focus of our work. Also, the need to link the Pashu Sakhi with the nearest animal husbandry veterinary hospital, क्योंकि वो फिर linkages establish हो जाएंगे and the whole system can work in convergence. A lot of questions are often asked कि Pashu Sakhi ही क्यों? तो उसके ऊपर भी मैं थोड़ा बात करना चाहूंगी कि जहाँ हम गांव में हम सभी लोग काम करते हैं, हम देखते हैं कि जो पशुओं की देखभाल है वो ज्यादातर महिलाएं करती हैं, और जो महिलाएं हैं उन्हीं को सबसे पहले जानकारी होती है कि भाई आज मेरा जानवर खाना नहीं सही खा रहा, उसको कुछ तकलीफ है, कुछ बीमारी है. तो जो एक्चुअली इस काम को कर रहे हैं, the need was कि let us then work with that group. And therefore, I think all of us collectively, all the organizations that are here have worked on Pashu Sakhi model, very much focused on women. We've also looked at, क्योंकि ये पशु सखियां भी उसी system से आ रही हैं, there is also need for a lot of confidence building in them. तो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह जो डॉक्टर देवलिनी ने भी बताया, over time there has been a lot of work that has been done on standardizing the training modules. So in our case, for example, we have a 5 module training program. उसमें से 3 modules जो हैं वो technical training पे focused हैं, और 2 modules actually women's empowerment पे focused हैं. And why I would like to highlight this empowerment focus is कि अगर हम पशु सखी को confidence, negotiation, अपना client base बढ़ाने के ऊपर हम बातचीत नहीं करेंगे, वो कभी भी sustainable नहीं बन सकती. तीसरी चीज जो मैं raise करना चाह रही हूँ, that is that पशु सखीज are entrepreneurs. They charge a fee for their services. We also do a lot of work on linking them up with existing supply chains of vaccines so that the whole model can become sustainable. The point that Dr. Debalina raised कि NGOs चले जाते हैं, फिर वो model sustainable नहीं होता, पर अगर हम पशु सखियों को एक entrepreneur का status दें और उनको support करें कि वो एक entrepreneur बने, then that system can become sustainable. So she charges a fee for her service. It becomes something that she is willing to do because she gets some money out of it, and that whole system moves. Another thing to keep in mind is that work as a Pashu Sakhi is not the main activity. This is part-time work, because जैसे PPR का vaccination है या ET का vaccination है, वो एक calendar पे vaccination किया जाता है. So the work is part-time work. There are times when the workload increases a lot. I think we also need to make our Pashu Sakhis aware that, they are not going to be earning, say, huge sums of money. Like our Pashu Sakhis, the target that we had put was that they will earn about 3,000 to 5,000 in a month. That is a very realistic target considering the different vaccinations that need to be done, the castration of scrub bucks that needs to be done. So that's a realistic target. Now, of course, some of the Pashu Sakhis will definitely exceed that because they'll do much more work. They'll go into other areas also. So that's, another thing. It's also for us to recognize that we shouldn't raise the expectations so high so that the expectations then are not met and a dissatisfaction sets in.
So that's the kind of work that we have done on Pashusakhi. Another point which I'd like to raise is that we have diversified the service basket. We have trained Pashusakhis on vaccination, on deworming, on castration, on preparing feed blocks, developing feed mixtures, so that it is from all of these various services that they can get small sums of money, so that it becomes a sustainable source of income. If it's just one service or two services, then it is not possible to sustain. So that's also, so diversifying the income basket is also something that we must keep in mind. Dr. Devilina in her presentation also spoke about the selection criteria for Pashusakhis. Now that is very important. Often we see a dropout in the Pashusakhis because they unko lagta hai ki ye kaam. So I think first and foremost is that the Pashusakhi herself should be a livestock rearer. She should be comfortable treating goats. Yeah? She should be comfortable where we have trained on poultry. She should be comfortable treating on poultry also. So that is a very important criteria. Also, she should have family support. Sometimes when we have seen a dropout of Pashusakhis और हमने फिर इसका analysis किया है कि क्यों dropout हुआ Pashusakhi का, तो एक बहुत अहम कारण निकल के आया कि भाई मेरा परिवार नहीं मेरे को support कर रहा था. So recognizing that Pashusakhis are women from the geographies that they are serving, a very good understanding of the social cultural situation of the Pashusakhi is also very important. I'll stop here in terms of, I had made some listing on, how important, this can be, and also some challenges, but perhaps I can come to that later after other speakers have also spoken. Yeah, would that work? Thank you, Yeah, ma'am. Thank you, ma'am. आपके द्वारा जो अपने एक्सपीरियंसेस रहे हैं पशुसखी डेवलपमेंट के आगा खान फाउंडेशन या AKRSPI के थ्रू जो आपने हमारे साथ शेयर किए, उम्मीद है वो हमारे श्रोताओं के लिए काफी हेल्पफुल होंगे. खास तौर पे जिस तरीके से आपने पशुसखी की कैपेसिटी बिल्डिंग से लेके उसके सिलेक्शन से, मैं कहूँ तो सिलेक्शन से लेके उसको एज ए सोशल एंटरप्रेन्योर बनाने तक के लिए या सस्टेनेबल करने के लिए जो प्रोसेस आपने ब्रीफ किया हमारे ऑडियंस के साथ में, मे बी वो काफ़ी हेल्पफुल होंगे इस प्रोग्राम को समझने के लिए, इस प्रोग्राम को अपने एरियाज में रेप्लिकेट करने के लिए. या तो मैं आपका एक बार धन्यवाद करना चाहूँगा. नेक्स्ट मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ डॉक्टर जेम्स नील को, और मैं चाहूँगा कि वो अपने एक्सपीरियंसेस इस प्रोग्राम के रिगार्डिंग या इस टॉपिक के रिगार्डिंग जो हैं वो हमारे बीच साझा करें. डॉक्टर नील. Yeah. Good evening to each one of you, and thank you for the other panelists who shared about the very important services of the Pasusakhi in the villages where they provide the extension service. First of all, let me thank Sanjeev Kumar and also Ujwal for arranging this important one. Because COVID, I think COVID, it's an advantage for the goat-based livelihood promoters. Why I say this? In Chennai, the mutton rate is from 700, it is gone up to 1,000 and 1,200. So COVID, I think those people, those who are having a goat-based livelihood, really having a kind of coping mechanism, the resilience. People, those who have a tea shop lost their thing. People, those who have other livelihood, they have lost their thing. But people, those who really have a goat-based livelihood, they are really managing, coping well in this COVID situation. So I would say that the poor really able to cope with this goat-based livelihood interventions. I specifically go what are in connection with these Pasusakhi in terms of their services. I think we have associated with Goat Trust from 2014 onwards. We did a lot of goat rapid assessment, value chain study in different states, especially the UP, Rajasthan, and Tamil Nadu. So I just thank for their technical support
given to World Vision for many of the ADP locations, especially in UP. I think they have reached out to Barabangi, Hardoi, Balia, and Fatehpur and other locations. So all those almost 10 locations, 10 districts, our Pasu Sakhi have come to Go Trust and they have trained, and they really provide the best services. If you want that number, actually so far we have 195 Pasu Sakhi workers we have trained. All day, as on date, they provide services in wherever the villages they are located. The reason is we have selected one of the beneficiary as the Pasu Sakhi. It's not the external person. It is not the other person in the village. See, one of the person among the beneficiary, just they have taken as a Pasu Sakhi so that they continue till today. They are continuing services. Some of our friends asking for Hindi. I think somebody can sum up at the end when just I complete. Thank you for your interest. And in terms of the cluster level coordinator, we have trained 21. They just act as a kind of a manager for the whole area. They do a lot of services. In terms of household, I think we have reached out about 4,032 household we have supported in terms of service, in terms of supporting the poorest household. In terms of goats, what we have totally distributed is around 11,286 to the poorest household. So World Vision, we just address the livelihoods of the very, very poorest household. So they take up the goat-based livelihood, and then we have seen a lot of improvements. If you ask what are the services provided by the Pasu Sakhi, mainly 5 areas. They timely do the deworming and vaccine, and secondly, they just inculcate improved practices in terms of goat sheds and the feed stand. So those kind of things, they really there are a lot of behavior change happened in terms of goat rearers. So improved practices in terms of animal, the goat care is being done. This is one of the impact we have seen. And the third one is, I wanted to highlight, this is very, very important. The normal goat mortality rate is ranging from 20 to 25% as per the government rate. But wherever we have do the program, goat-based livelihood program through Pasu Sakhi, we have drastically reduced the mortality rate from 20 to 25% to 5%. It is a proven one. We have a data on that. So Pasu Sakhi really provide a lot of services by which the mortality rate has drastically reduced to 5%. This is one of the very, very high level, significant level of achievement. And the other achievement is in terms of Pasu Sakhi, the kids' survival is increased. Normally, the death of baby goats is high at the time of when it is hitting. So the kids' survival rate is really increased. That is also, we have data, we can just prove with that. Third one is income. In terms of income, say for example, one household, normally we give 3 goats to 4 goats. Over a period of time, we have done an impact study. Even some people, without selling the goats for 2 to 3 years, they have 20,000 investment what we have invested. They have sold it for 2 lakhs to 3 lakhs. There are many champions like that. So the multiplication in terms of goats really help them. They have child to get admitted in the college. They sell some 4 goats, at the sells their 20 goats and build their houses. We have seen a transformation happens through the income from the impact of the Pasu Sakhi workers and impact of the goat-based livelihood. In terms of training, I think they do the beneficiary level training they do, and they leverage Pasu Sakhi. They also leverage the government programs. They also train the beneficiary to make herbal medicines. In Tamil Nadu, Dr. Vivekananda is with us. He is providing a lot of training. So herbal medicines really help them to prevent a lot of diseases. And all our Pasu Sakhi workers is well versed
in producing these herbal medicines, and they also sell it. So that is one of the viable for their own sustainable services. And in terms of other two impacts, because of the Pasu Sakhi programs, I think Chini is already highlighted, and Doctor also already highlighted the live body weight. Now in our target area, wherever World Vision is working in 120 locations, all these places, live body weight, they are not cheated by any middleman or any local traders. Live body weight, we also provide the electronic scale. So the scale and rate is fixed, by which the marketing, they just able to sell, not a distressed selling, but selling at a high rate. So these are some of the impacts that have created because of the Pasu Sakhi. And in terms of duties of Pasu Sakhi, they weekly visit, they just check the care of the animal, and they also now, some of the Pasu Sakhi, they have registered as a society, and now they are the trainer for World Vision. World Vision have about 195 Pasu Sakhi. Out of them, many we hire them, we pay them 1,000 rupees per day when they just provide training to beneficiaries. So all our goat programs, we are not, resource person is not from outside, but resource persons are the Pasu Sakhi only through their experiences, they really do a lot of work. And also we linkage to the local veterinary doctors for mass conducting the vaccine campaign and other medical campaign also we do along with the Pasu Sakhi. Just they work with the local veterinary offices, the rural livestock program in Tamil Nadu and all. I have seen it very during my visit. So this way, I think Pasu Sakhi has really do a valid services, creating livelihood assets for the poor. I would say that that's the death rate is, since it is reduced, the asset of goat-based livelihood, it's always increased and multiplying, by which they really able to sustain their life. So these are the high-level impact of the Pasu Sakhi. I will stop with, and if there is any other questions, we will take at a later stage. Thank you. Thank you for your listening. थैंक्स डॉक्टर नील जी, आपको आपके प्रोग्राम वर्ल्ड विजन के द्वारा चलाए गए पशुसखी प्रोग्राम के रियल एक्सपीरियंसेस को हमारे साथ साझा करने के लिए। खास तौर पे जिस तरीके से आपने पशुसखी की कैपेसिटी बिल्डिंग और उनके द्वारा फील्ड में किए जा रहे कामों को अच्छी तरीके से हमारे अटेंडीज के सामने व्यक्त किया, होपफुली ये हमारे लिए काफ़ी ही जानकारी भरे और एक नए आयाम को स्थापित करने में मददगार साबित होंगे। थैंक्स डॉक्टर नील। नेक्स्ट मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्री राजेश सिंह जी को, और जो कि इस प्रोग्राम से शुरुआत से ही जुड़े रहे हैं, और मैं उनसे इस प्रोग्राम की शुरुआत और इस प्रोग्राम के जितने भी इंसाइट्स हैं उनके बारे में जानना चाहूँगा। तो श्री राजेश सिंह जी। धन्यवाद। मुझे लग रहा है कि काफ़ी चर्चाएं, काफ़ी जानकारियां इसके ऊपर आ चुकी हैं, खास करके टिनी जो इब्तदा के बोर्ड में भी हैं और पशु सखी प्रोग्राम को शुरू से देख रही हैं, तो उन्होंने बहुत ही विस्तार में बताया है। एक थोड़ा चेंज था जो टिनी ने बोला 20 साल से, तो हम लोगों ने पहला पायलट अलवर में 2007 में किया था, और उसमें हम लोगों ने गोट का एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। तो वही चैलेंज था कि स्मॉल रूमिनेंट्स के लिए जो लाइव स्टॉक सर्विसेज हैं उसकी अवेलेबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम महिलाओं को ही ट्रेंड करें कि वो अपने गांव में गोट रियरर्स को ये लाइव स्टॉक सर्विसेज दे पाए। तो ऐसे ये मतलब बैठे बैठे कभी एक ऐसे टीम के साथ चर्चा करते करते ख्याल आया, तो टीम ने भी थोड़ा उसमें एंथुजियाज्म दिखाया और हमने तय किया कि गांव से महिलाओं को सिलेक्ट करें और उनको हम, उन दिनों तो टर्म तो नहीं था, तो हमने बोला उनको पैरावेट की ट्रेनिंग देंगे।
कर लिया हमने। 14 विमेन को हमने सिलेक्ट किया था फर्स्ट बैच में, और लगभग यही जून जुलाई के मंथ्स थे जब हमने उनको पहली ट्रेनिंग दी थी। और जब वो ट्रेनिंग लेके वापस फील्ड में जाके काम करना शुरू की, तो हमने उनको सबसे पहले वैक्सीनेशन का ही एक असाइनमेंट दिया था कि अपने अपने गांव में वैक्सीनेशन करेंगे। साथ में हमारे जो स्टाफ में ट्रेंड पैरावेट्स थे उनको भी साथ में था कि सपोर्ट करेंगे, क्योंकि पहली बार वो करेंगी अपने गांव में। पर जैसे वो मेंबर से गांव में बात कर रही थी तो उनका काफ़ी मजाक भी बना कि तू बन गई है डॉक्टर, तू करेगी अब बकरियों का इलाज। तो उस तरह के चैलेंजेस उनको शुरू में काफ़ी आए थे, और उस प्रोसेस में पहले 3 महीने में हमारी 2-3 पशु सखियां ड्रॉप आउट भी हो गई थी। परंतु धीरे धीरे लगभग 1 साल में लोगों ने देखा कि हाँ, ये काम कर पा रही है और ये अच्छा काम कर पा रही है और इसकी सर्विसेज वैल्यूएबल हैं। तो वहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई और फिर आगे बढ़ती चली गई। और अब हम देख रहे हैं, जैसे गोट्रस ने शेयर किया, 11,000 पशु सखियाँ ट्रेंड की हैं, और भी अन्य संसाधनों से मिलाएं तो 4-5 हज़ार और भी होंगी, तो शायद 15,000 के करीब पशु सखियाँ ट्रेंड हुई होंगी हमारे देश में। तो अच्छी बात रही, काफ़ी एनकरेजिंग रहा। उसके बाद फील्ड से ही ये भी कुछ एक्सपीरियंस निकल के आने लगे। और मैं यहाँ पे ये भी थोड़ा मेंशन करना चाहूँगा कि धीरे धीरे ना हमारी पशु सखियाँ ट्रीटमेंट रोल में ठीक ठाक रूप से चली गई थी। तो वो ट्रीटमेंट करती थी तो लोगों ने बेनिफिट देखा, तो कहीं कहीं पे लार्ज एनिमल्स की डिमांड भी आने लगी, भैंस का भी इलाज चाहिए, तो वो हमारे स्टाफ को कॉल करती और स्टाफ हमारा उनको बता देता कि भाई ये इंजेक्शन लगाना है या ये दवाई देनी है, तो वो भी होने लगा। तो हमें लगा कि चूंकि हमारा जो गोट वाला काम है वो लिमिटेड है और एक ही क्लस्टर में है, तो बाकी एरिया में प्रीडोमिनेंटली बफेलो रियरिंग होता है। तो हमें लगा कि हमें बफेलो रियरिंग वाले एरिया में भी पशु सखी सर्विसेज स्टार्ट करनी चाहिए, तो वो भी हमने शुरू की। उसके भी एक्सपीरियंसेस अच्छे आने लगे, तो वो भी ठीक ठाक चल निकला। लेकिन कुछ ये जो चैलेंजेस थे, हमारी जयपुर स्तर पे भी मीटिंगें हुई और लोकल भी कहीं पे फील्ड से इश्यूज आए कि भाई पशु सखियाँ भैंसों को वैक्सीनेशन कर रही हैं, इलाज कर रही हैं, तो ये तो गलत बात है। तो हमारा लोकल लेवल पे भी डॉक्टरों से काफ़ी बहस होती थी। हम भी ये कहते थे कि आपके जो कंपाउंडर हैं वो कैसे जाके फील्ड में इलाज करते हैं, वो भी तो इसके लिए अलाउड नहीं है। पर फिर हमको ओवर द पीरियड ये रियलाइजेशन बढ़ा, तो हमने नेक्स्ट बैचेस में लगभग 2012 ऑनवर्ड्स हमने ये जो ट्रीटमेंट वाला पार्ट है इसके ऊपर बिल्कुल हमारा फोकस कम कर दिया। बहुत ही थोड़ा बहुत जो हर्बल है, हिमालय बत्तीसी चूर्ण वगैरह उस तरह की चीज़ें रखी, या फिर शुरू के दौर में ये कुछ होममेड रेमेडीज की ट्रेनिंग दी थी। बाकी फिर हमने मेन रोल जो हमने फिर उनका रखा वो था मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, शेड के सुधार, घर बाड़ा, ये जो पानी का टब है और टाइम से वैक्सीनेशन, डीवर्मिंग। लार्ज एनिमल में अब तो हम लोग बिल्कुल वैक्सीनेशन भी नहीं कर रहे हैं, गोट में अभी भी करते हैं, डीवर्मिंग का काम है। तो उस तरह की चीज़ों पे ही अभी ज़्यादा फोकस है कि लोगों का जो पशुधन है उससे प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाए और कैसे उनका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, उस चीज़ पे ही अभी ज़्यादा फोकस है पशु सखियों के काम में। उसके अलावा थोड़ा सा मैं
उससे जुड़ी हुई चीजों पे बात करूं, क्योंकि उसके बाद हमें बहुत कॉन्फिडेंस मिला कि भाई ये मॉडल तो अच्छा काम कर रहा है, तो बाकी चीजों में क्यों नहीं इसको अप्लाई करें। तो मैंने टीम में बात रखी कृषि सखी की, तो टीम के लोग कहने लगे कि भाई ये जो एग्रीकल्चर का काम है, इसमें मेजर जो रोल है डिसीजन मेकिंग में, कौन सी क्रॉप लगानी है, कौन सा सीड लगाना है, क्या इनपुट्स डालेंगे, इस सब में ये मेल डोमेन है, ये पुरुष लोग ही तय करते हैं। तो और वहाँ पे क्या है कि वो सर्विसेज देती है ना पशु सखी, वैक्सीनेशन करती है, डीवर्मिंग करती है, ट्रीटमेंट करती है, तो उसकी एक्सेप्टेंस अच्छी बन पाई है। लेकिन यहाँ पे एग्रीकल्चर में कृषि सखी क्या करेगी, तो हमने कहा उसको उसको बैठ के मंथन करते हैं, सोचते हैं और करके देखते हैं, अगर चलेगा चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। हमारे तो एनजीओ वर्ल्ड में बहुत पायलट्स हैं जो नहीं चल पाते, तो फिर हम उसके बाद अधिकार सखी में गए जो अभी राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स पे काम करते हैं। तो पशु सखी अपने आप में तो पशु सखी एक कॉन्सेप्ट है जो पॉपुलराइज ज्यादा हुआ, पर उसके एक्सपीरियंसेस के आधार पे हम लोग और भी सेक्टर्स में इसको बिल्ड कर पाए। तो जो पूरा विमेन एम्पावरमेंट वाला, जैसे टिनी ने बोला कि जो मॉड्यूल्स हैं उसमें 2 एम्पावरमेंट के मॉड्यूल्स हैं, तो हम लोग भी शुरू के दिन तो उनकी ये बंधन और झिझक और लीडरशिप, इन चीज़ों पे ही काम करते हैं। तो इसको हम पूरा एम्पावरमेंट के पैराडाइम में देख रहे हैं कि विमेन लेड लाइवलीहुड्स हैं, विमेन लेड कम्युनिटी एक्शन है, उसमें ये सब सखियों का एक सिग्निफिकेंट रोल निकल के आया है और सब ने बहुत अच्छी तरीके से निभाया है। अभी अधिकार सखियों ने बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, क्योंकि किसी को पेंशन दिलानी है, किसी को राशन दिलाना है, पूरा अनाज मिलना चाहिए। अभी तो कोविड के बाद तो बहुत बढ़िया से, बहुत अच्छे से उनका रोल निकल के आ रहा है, जिसमें हमने देखा है कि हमारी सब सखियां, चाहे वो कोविड अवेयरनेस का काम हो, चाहे वो लोगों को नरेगा में काम जोड़ने के लिए आगे ले जाना हो, चाहे वो राशन की मांग करनी हो, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग की बात करनी हो, उस सब पे पशु सखियां हैं और बाकी सखियां हैं बहुत एक्टिवली, क्योंकि उन्होंने वो जर्नी बड़े लंबे समय से की है कि कैसे वो किसी एक्टिविटी को लीड करके कुछ चेंज ला सकती हैं। जो चेंज की बात सभी प्रेजेंटेशंस में हुई, तो वो कॉन्फिडेंस उनमें आया है, कुछ करने का जज्बा भी है, जिसके कारण से वो बाकी सब इवन मतलब सोशल इश्यूज जैसी चीजों में, गांव में बाल विवाह रोकना है तो उसमें भी लीड लेती हैं, मृत्यु भोज रोकना है उसमें भी पशु सखियां लीड लेती हैं। अभी हम लोग कुछ माइग्रेंट्स का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि भाई जो माइग्रेंट्स आए हैं वो पहले क्या करते थे बाहर में और अभी उनका किस एरिया में इंटरेस्ट है। तो काफी माइग्रेंट्स का उसमें निकल के आ रहा है कि एग्रीकल्चर में हम काम करना और अपनी इनकम बढ़ाने के लिए जुड़ेंगे। कुछ का बकरी पालन में आया है, कुछ का डेयरी में आया है। तो ये जो लाइव स्टॉक वाले लोग हैं उनके साथ अभी पशु सखियां हमारी और डिटेल डिस्कशन कर रही है, बातचीत कर रही है, और कैसे वो यहाँ रह के ही अपनी लाइवलीहुड जो है वो लाइव स्टॉक के थ्रू आगे बढ़ा सके, इसके ऊपर अभी पशु सखियों का काफी अच्छा रोल दिखाई दे रहा है। तो काफी इंटरेस्टिंग जर्नी रहा है पूरे मॉड्यूल में, और अच्छा भी लगता है कि जो एक मॉडल इब्तिदा से इवॉल्व हुआ है और वो अभी जो आजकल की भाषा में बोलते हैं वायरल हो गया है। तो यही रहे हैं हमारे अनुभव। आई विल स्टॉप हियर, थैंक यू। थैंक्स सर। आपके द्वारा सखी प्रोग्राम के शुरुआत में जो चैलेंजेस थे खासतौर पे उनको हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और किस तरीके से आपने इस प्रोग्राम को अन्य क्षेत्रों में भी जोड़ के उसमें किसान सखी, कृषि सखी, सॉरी इस तरीके अधिकार सखी, इस तरीके के प्रोग्राम को बनाया, वो हमारे लिए एक नई चीज और जानकारी भरी थी, जो शायद हमारे लिए आगे भविष्य में काम आए। एक बार फिर आपका मैं थैंक्स बोलना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं उज्जवल सरकार जी, लेकिन मैं उसके पहले आप लोगों की अनुमति चाहूँगा। मानिक चौधरी जी का प्रेजेंटेशन यहाँ पे तैयार है और वो अभी अपने जो स्पीच था उसको कंप्लीट करना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं मानिक चौधरी जी को बुलाऊंगा कि वो अपनी पीपीटी प्रेजेंटेशन को यहाँ पे कंप्लीट करें, जो कि शायद तकनीकी खामी के कारण उस समय पूर्ण नहीं हो सका था। सौरभ जी, मैं एक बस जब तक मानिक जी अपना प्रेजेंटेशन रख रहे हैं, मैं एक बात करना चाह रही थी जो राजेश जी और डॉक्टर देवलीना के प्रेजेंटेशन से थोड़ा लिंक्ड है। मैं 1 मिनट के लिए बोल सकती हूँ? यस ऑफ कोर्स मैम, वेलकम। तो एक चीज, जैसे हम पशु सखी को ये सोचते हैं कि वो एक इनकम अर्निंग अपॉर्चुनिटी है और वो इनकम का भी एक सोर्स बन सकता है महिलाओं के लिए, पर एक और जो बहुत अहम बात है वो जो कोविड-19 की सिचुएशन ने हमें दिखाई है कि जो लाइफ स्टॉक हेल्थ है वो ह्यूमन हेल्थ से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, और अगर हमारे लाइफ स्टॉक हेल्दी होंगे तो ह्यूमंस भी हेल्दी होंगे। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ वन हेल्थ, एंड आई थिंक द पशु सखी जो है वो इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से ग्राउंड पे ला सकती है। आई थिंक कोविड हैज ब्रॉट आउट हाउ एवरीथिंग इज लिंक्ड। एनवायरनमेंट सही होगा तब ह्यूमन हेल्थ सही होगा, लाइफ स्टॉक हेल्थ सही होगा तो ह्यूमन हेल्थ सही होगा, एंड पशु सखी कैन बी द vehicle for this. So I think we also need to look at the role of the Pashu Sakhi as the last mile delivery of preventive healthcare services, improving the health of animals, also in the context of human health. So I'll just stop here and we can discuss this later after Manik ji's presentation also. Yes, of course, ma'am. Thanks. So Manik ji, start your presentation now. I'm sorry I could not complete in time, technical reasons. मैं एक बार फिर से करता हूँ। बेसिकली मेरा जो कहना था, जो कोविड के सिचुएशन में, कोविड के कंडीशन में जो लार्ज गाँव चले और कम है, इट हैज हैवॉक। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मेरा कहना था कि गुड बेस्ड लाइवलीहुड्स कैन प्ले ए मेजर रोल, बिकॉज इट इज लो कॉस्ट बेसिस है, इनके कॉस्ट कम से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और एट द सेम टाइम मार्केटिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, तो लिक्विडिटी का भी प्रॉब्लम नहीं है। एट द सेम टाइम एवरीवन इज हैविंग सम बेस ऑफ पशु सखी। तो इस नॉट ओनली प्रिवेंट हेल्थ, मैं तो कहूंगा कि ये बिजनेस काउंसिलर का भी काम कर सकते हैं, क्योंकि जब लार्ज स्केल में लोग इस सेक्टर में आएंगे, सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, कौन देगा? तो आई थिंक ये जो एक तो चैलेंजेस है, एक तो चैलेंज है, एट द सेम टाइम इट्स एन अपॉर्चुनिटी। तो हम लोग उम्मीद करते हैं हम लोग अपॉर्चुनिटी देंगे। इसमें मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, इट्स ऑलरेडी आई हैव सेड कि ये पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। इसमें मैं नहीं कहूंगा कि जितने लोग बहुत लोग, तो अगर है कि 6.5 लाख का 30% भी विलेज है तो 2 लाख पशु सखी होने चाहिए। अभी हम लोग बहुत नीचे है, और अगर 2 लाख पशु सखी हम लोग कर लेते हैं तो करीब करीब हम एक पालक हो सकते। और ये जो स्ट्रैटेजी है कि अगर इस तरह से लार्ज स्केल में लोग बकरी पालन में आ जाएंगे तो हाउ टू हैंडल, तो एक तो होगा जो बताई, और जो मैं कह रहा था कि ये जो पशु सखी सिलेक्शन ट्रेनिंग, जो कैडर बनाने का जो प्रोसेस है, एकदम हो जाना चाहिए, एक के बाद एक हो
दूसरा हो उनको सपोर्ट सर्विसेज रेगुलर बेसिस पे मिलना चाहिए, क्योंकि ये गोट जनरली जो गोट रियरर है देर स्मॉल स्केल में है काम करते हैं, उनके पास एक्सपर्ट का वेट डॉक्टर पास जाने का नहीं है। और तीसरा जो पार्ट है इसके एक इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग करना होगा फॉर द सेल्फ सस्टेनेबिलिटी के लिए। नेक्स्ट, इसके बाद जो एक मैं बात कहना चाह रहा था कि ये हम जब कह रहे कि स्ट्रक्चराइज करना है तो इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया में हम लोग जो सोचते हैं कि लेट द गोट को ही चुनने दीजिए कि हु विल सर्व देम। अगर वो सर्व करते हैं तो दे विल डू बेटर, ऑफ कोर्स हम उनको एक सिलेक्शन क्राइटेरिया दे देंगे। उसके बाद हम लोग जो करते हैं कि इंटेंसिव ट्रेनिंग होते हैं 5 days, 4 days एंड 3 days, ये 3 स्टेजेस में उनके ट्रेनिंग होती है। और हैंड होल्डिंग सपोर्ट तो थ्रू आउट द ईयर थ्रू कम्युनिटी लाइव स्टॉक मैनेजर हम करते हैं, इसके चलते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो अभी जो तिन्नी जी बता रही थी कि सबसे जो जरूरी है कि प्राइमरी सर्विसेज जो बेसिक सर्विसेज है उनको हैंड चाहिए, क्या है कि गोट में देखा गया अगर एट द डोर स्टेप क्विक डिलीवरी हो जाए तो प्रॉब्लम ज्यादा होते नहीं है। और एक जो यह है कि बकरियों में फीडिंग का हैबिट नहीं है, कॉन्सेंट्रेट फीड खिलाने का आदत बहुत ज्यादा बकरियों पालकों में नहीं है। इसको अगर ठीक से हम लोग मोबिलाइज कर सकते हैं तो अब ये नॉट ओनली एक सर्विस होगा, एट द लॉन्ग टर्म में एक यूनिट भी हो जाएगा, वी कैन डेवलप एज यूनिट। लास्ट जो हम कुछ वैल्यू बेस्ड गोट पे काम किए हैं कि अभी गोट से डेयरी बनाना से ज्यादा है इफ यू कैन मेक द वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, उसमें जो है रिटर्न बहुत हाई है। और एक जो सबसे अब हम लोग काम किए गोट मैन्योर का मार्केटिंग, इसमें बकरी पालक को बहुत पैसे मिल जाते हैं तो उनका फीडिंग कॉस्ट टू सम एक्सटेंट हम लोग कम करते हैं। एक हम लोग का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का जो बात करते हैं, जब पशु सखी हैं एक जो बनते हैं करीब 1 लाख का है और डोर स्टेप प्रोड्यूसर है, सर आउटपुट में है, डोर स्टेप सर्विसेज मिलते हैं उनको, और उनको तो करीब 4,500 से 5,000 के बीच में इनकम हम लोग जो ट्रैकिंग किए हैं उनमें है। और यही 1 लाख में हम लोग करीब 50 हाउसहोल्ड को 12,000 के एवरेज से 6 लाख की तरह 6 लाख का हम लोग बिजनेस डिलीवरी दिए हैं उनको देने के। जो है एग्जिट कुछ भी और वो टेक्निकल मार्केटिंग एंड अदर सपोर्ट सर्विसेज अगर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू चल जाए तो धीरे धीरे ये ऑर्गेनाइजेशन विल बी सेल्फ सस्टेनेबल। I think I have some video. Please have a look of this video, then you can get the idea how things are going on in Maharashtra and other places. साउंड नहीं आ रहा।
माझं नाव मनीषा सुनील सिंदूरकर आहे, राहणार घोराड, तहसील सेलू. गाव स्तरावर कॅम्प घेते. कॅम्प मध्ये आम्ही नीम तेल मसाला बोनस विक्री करते. 580 तसेच 80 ते 100 नग जाते. तसेच नीम तेल 3 ते 5 लिटर जाते. मसाले बोनस 400 ते 500 नग जाते. लेंडी खात 50 ते 70 kg जाते. थैंक्स प्रेजेंटेशन को साझा करने के लिए हमारे साथ। मैं अभी बुलाना चाहूंगा श्री उज्जवल सरकार जी को आमंत्रित करता हूं कि वे अपने अनुभवों के आधार पर आज के विषय पर अपने विचारों को प्रकट करें। श्री उज्जवल, थैंक यू सौरभ एंड थैंक यू मानिक जी फॉर शेयरिंग द प्रेजेंटेशन एंड फिल्म यू हैव डॉक्यूमेंटेड। और मैं सभी पैनलिस्ट के अनुभव से बहुत अभिभूत हुआ और मानिक जी द्वारा जो प्रस्तुतिकरण किया गया उसमें मैं सोचने पे विवश कर दिया कि अब हमें परियोजना एवं कार्यक्रम से ऊपर उठकर सोचना होगा और इसे एक मुहिम या मिशन रोड में लेकर हमें आगे चलना होगा। गोट ट्रस्ट के एक दशक से के ज़्यादा अनुभव से ये प्रमाणित हो चुका है कि पशु सखी एक मॉडल या सोच से भी बढ़कर आगे निकल गई है, जो अपने हर रूप में सफलता की ओर दृढ़ संकल्प होकर अग्रसरित है। और इसका ज्वलंत उदाहरण हम सभी को कोविड के समय देखने को मिला और जिसमें पशु सखी ने वैश्विक आपदा कोविड के समय डटकर इसका सामना किया और कर रही हैं। जैसे उन्होंने बकरी दूध साबुन बना के उपलब्ध कराया, हैंड वॉश बनाया, हैंड सैनिटाइजर बनाया, फेस मास्क, पीपीई किट और अन्नपूर्णा के रूप में समुदाय रसोई को भी संचालित किया, साथ में अवेयरनेस वर्क भी किया। और दे हैव आल्सो सपोर्टेड इन रिलीफ वर्क फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल फीड्स एंड फॉडर्स इन वेरियस लोकेशंस, जो कि इनके और फिगर्स ऐड होंगे आने वाले समय में। और इसी सिलसिले में मैं एक छोटा सा केस आपके साथ साझा करना चाहूँगा। जब ये केस मैं डॉक्यूमेंट कर रहा था तो मेरे लिए पशु सखी की सोच के प्रति एक टर्निंग पॉइंट था ये केस। और ये झारखंड JSLPS का है। वेस्ट सिंहभूमि से एक पशु सखी थी जिसको हमने एक प्रयोग के तहत साल 2015 में सह प्रशिक्षक के रूप में नए पशु सखी प्रशिक्षण में आमंत्रित किया, जो कि पाकुड़ जिले के पाकुड़ जिला जो कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है झारखंड का, वहां हमने इनको बुलाया। और जब उसने अपना सत्र शुरू किया तो पूरे क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस जैसा एक माहौल हो गया और सत्र के अंत तक मैं स्तब्ध और निशब्द सा हूँ। उसने स्वयं पशु सखी बनने की संपूर्ण यात्रा और परिवार का दायित्व दोनों को संतुलित किया। और जब अचानक उसके पति को लकवा मार गया तब उसने हिम्मत नहीं हारी और घर की सारी जिम्मेदारी उसने अपने हाथों में लेकर घर, पति का इलाज, पशु सखी का कार्य और बच्चों की शिक्षा सभी को एक धागे में पिरोकर संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते, पर हार नहीं। कहानी यही नहीं थम जाती है। जब गोट ट्रस्ट ने उसके इस हुनर को सराहते हुए फिर उसको पशु सखी प्रशिक्षण के लिए उड़ीसा भेजा और कहानी अपनी निरंतरता की ओर बढ़ती चली गई और आशा करता हूँ कि आज वो आगे बढ़ रही होगी। तो पैनल का जो ओवरऑल डिस्कशन था, अगर मैं उसको समराइज करूँ, समाप्त करूँ कि एक बड़े संख्या की बात मानिक जी ने की है कि 2 लाख पशु सखी की बात हम कर रहे हैं। और जो पैनलिस्ट ने शेयर किया, जिसमें डॉक्टर देवनंदी ने बहुत अच्छी बातों को रखा संजोकर कि सबसे पहले उन्होंने 4 पिलर्स की बात की कि फीडिंग, ब्रीडिंग, हाउसिंग, मैनेजमेंट, जो कि एक एनिमल हेल्थ वर्कर के लिए हम लोग एक मैंडेटरी प्रैक्टिस हम सब देख रहे हैं, ये जरूरी है। और दूसरा उन्होंने पॉलिसी और लीगल फ्रेमवर्क पे भी प्रकाश डाला और जिसमें उन्होंने दिखाया कि किस तरह का मॉडल और मॉड्यूल होना चाहिए, जो कि हम आगे देश में ले जाके इसको बेहतर तरीके से हम इसको साबित कर सकते हैं और सफल कर सकते हैं। टिनी मैम ने काफ़ी रियल और फील्ड ओरिएंटेड चीज़ें बताई, जहाँ की उन्होंने बताया कि
प्रिवेंटिव हेल्थ केयर टॉप प्रायोरिटी पे था। इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन एक काम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा उन्होंने बताया कि ट्रेनिंग फ्रेमवर्क, जिसमें कि हम स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, और अभी जब उन्होंने एक ऐड किया जिसको मैं शायद समझ पाया, विच वी कैन से इट इज अ कोएग्जिस्ट। पर्यावरण भी है, मनुष्य भी है, पशु भी है, कृषि भी है। तो उन्होंने बताया, डॉक्टर नील ने अपने अनुभव साझा किए जिसमें उन्होंने टेक्निकल नॉलेज बताया जो कि काफी हेल्पफुल था पशु सखियों के लिए, और उससे उनको ये मदद मिली कि जब वो बेनिफिशियरी सिलेक्शन कर रहे थे तो उन पशु सखियों ने उनको काफी मदद की, और उन पशु सखियों को द्वारा जो सिलेक्ट किए गए बेनिफिशियरी वर्ल्ड विजन जब उनको गोट हैंड ओवर करता है तो वो सिलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है, उनके बेसिक ट्रेनिंग में इन्वॉल्व होती हैं, और साथ में जो फर्स्ट एड सर्विसेज पशु सखी प्रोवाइड करती है, साथ में टीएलएम सीएलएम की उन्होंने बात की, और सबसे इम्पोर्टेंट जो उन्होंने पिच किया वो था मृत्यु दर का कम होना 25% से कम होकर 5%। और अंत में राजेश जी ने अपने फर्स्ट पायलट के एक्सपीरियंस को शेयर किया जो उन्होंने 2007 अलवर में किया था, जहां पे पशु सखी को डॉक्टर के रूप में लोगों ने संबोधित किया, और बहुत सारे चैलेंजेस उन्होंने फेस किए, पैरावेट भी थे साथ में। और लार्ज डिमिनेट्स की जब ट्रीटमेंट की बात आई तो बहुत सारे इश्यूज और बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए संस्था ने, और गवर्नमेंट के लीगल इश्यूज भी आए। तो उसके बाद टीम में ये चर्चा हुई कि पशु सखी की बात कर रहे थे और चैलेंजेस की बात कर रहे थे, तो कोविड में किस तरह के वो एग्जिस्ट करेंगे, कैसे उसको चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज को वो विभिन्न करते हैं चीज़ों को, वो सबसे बेहतर था। तो मैं मेंशन करूंगा प्रेजेंटेशन में जो है कि एज ए लास्ट माइल डिलीवरी, जो कि हम लास्ट माइल डिलीवरी की बात करें लाइव स्टॉक बिजनेस सर्विसेज, तो मैं एक टैग लाइन ऐड करना चाहूँगा, पशु सखी लाइफ लाइन रीचिंग टू द अनरीच्ड। सो आई एम प्रिविलेज्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन deck and brainstorming towards national perspective. So thank you all the attendees and panelists for sharing your very rich experience and views on the topic. Thank you, Saurabh, for giving me the opportunity to speak. Thank you. Thank you, Ujjwal. Thank you, Dr. Ibalina. Thank you all. Thank you, Mrs. Chini. Thank you. Thank you so much. वेबिनार के अंत में मैं सभी पैनलिस्ट एवं प्रतिभागियों का एक बार पुनः धन्यवाद करना चाहूँगा। हम आपको वेबिनार सीरीज के अगले वेबिनार जो कि 16 जून को शाम 4 बजे से आयोजित होना है, इस वेबिनार का टॉपिक होगा गोट बैंक ए प्रो पुअर लाइवलीहुड्स डेवलपमेंट स्ट्रेटजी के लिए आमंत्रित करते हैं कि आप आएँ और वहाँ पे हमारे विचारों और हमारे पैनलिस्ट के विचारों को सुन सकें। धन्यवाद सभी पैनलिस्ट का एक बार फिर से IIA-GMA की तरफ से, सभी अटेंडीज को भी थैंक यू। Thank you so much. Thank you. Thank you all. Thank you for organizing. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Neil. Thank you. Thank you.